नमस्कार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जब भी बात होती है तो आपके जहन में बदहाली की एक तस्वीर छलक जाती है। जर्जर इमारत, फतेहाल, स्टूडेंट्स और बाकी भी जो आप इमेजिन कर सकते हैं चीज़ें वो आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये एक मुकम्मल तस्वीर नहीं है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। कई सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो गुणवत्ता के मामले में प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक स्कूल में आज हम आए हैं और हमारा ये नया जो कार्यक्रम है उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्यों निराश हुआ जाए। आज हम मौजूद हैं बालक मध्य विद्यालय पुणेचक पटना में और हमारे साथ हैं प्रधानाध्यापक श्री संजीव कुमार सिंह। सर नमस्कार। नमस्ते सर, बिहार में जो सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, आपका स्कूल उससे बिल्कुल अलग दिखता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली यूँ कहें तो पूरे बिहार के विद्यालयों की तस्वीर तो बदली है, लेकिन हमारा विद्यालय कुछ अलग किस्म का दिख रहा है। तो इसमें सरकार के साथ साथ हमारा विद्यालय परिवार और ख़ास करके सामाजिक सहभागिता एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं कहूँ तो मेरा विद्यालय परिवार खुशकिस्मत था कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक उपाध्याय था, उनका पदार्पण मेरे विद्यालय में हुआ। एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वो कुछ बच्चों का एडमिशन करवाने आए थे और उन्होंने वाल पुट्टी और फर्श का जीर्णोद्धार किया। हमारा विद्यालय परिवार का कंट्रीब्यूशन है और सामाजिक सहभागिता भी है। हम आपको बता दें दर्शकों को कि इस स्कूल में जो भी आधुनिक सुविधाएं आपको किसी प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं इस सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे हर क्लासरूम में लगे हैं और उसका मॉनिटरिंग जो है प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में होता है और वहाँ से वो टॉक बैक जो होता है, माइक का टॉक बैक, उसके जरिए अपने छात्रों को या टीचर्स को यहाँ बैठे बैठे ही संबोधित कर सकते हैं। ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है ये आपको ज़्यादातर बहुत ही जो अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं वही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ सर के स्कूल में ये चीज़ उपलब्ध है। सर से ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने किया? एक्चुअली जब हम लोग अपने बचपना को याद करते हैं तो उस समय में बहुत बड़े बड़े विद्यालय हुआ करते थे और ख़ास करके हम सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट थे। तो मुझे भी लगता था कि मेरा विद्यालय उन बड़े विद्यालयों के जैसा क्यों नहीं है। तो जब मुझे मौका मिला तो मेरा एक स्वप्न था कि मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय की तरह हो और हम लोगों ने प्रयास किया और हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों ने भी कुछ सहयोग दिया, सामाजिक सहयोग मिला और एक हमारा जो विजन था कि मेरे विद्यालय के जो बच्चे हों उन्हें कभी यह न लगे कि मेरा विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको लगे कि मेरा विद्यालय भी एक स्मार्ट विद्यालय है, विद्यार्थी को भी लगे कि मैं स्मार्ट विद्यार्थी बनूँ। ये जो सारी सुविधाएं आपने अपने स्कूल में लगाई हैं, उसके लिए क्या सरकारी फंड मिला आपको या कैसे किया आपने ये सब? नहीं, सरकारी फंड तो जो सभी लोगों को मिलता है वही मिला। और सरकारी फंड क्योंकि हमारे बिहार में लगभग 75,000 विद्यालय होंगे तो सारे विद्यालयों को इस स्तर तक लाना तो हमारी सरकार प्रयास करके भी नहीं कर सकती है। इसमें समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे तो सामाजिक कार्यकर्ता हों या यहाँ के रहने वाले लोग हों, विद्यालय परिवार के शिक्षकगण हों या हमारे अभिभावक हों, इन सबों की हम समझते हैं कि जवाबदेही है। और अगर सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो विद्यालय स्मार्ट विद्यालय बन सकता है, विद्यालय आकर्षक विद्यालय बन सकता है। और अगर सिर्फ सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाए तो हम नहीं समझते हैं कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर स्वरूप को पा सकेगा। इनफैक्ट आपने बड़ी अच्छी बात कही। सोसाइटी के हर फील्ड में देख सकते हैं आपकी, अगर आप सारी चीज़ें सरकार के नाम पे छोड़ देंगे तो फिर आप तरक्की नहीं होगी। समाज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। सर, आप यहाँ कब से प्रधानाचार्य के पोस्ट पे हैं? मेरा यहाँ पदस्थापन 30 जून 2016 को हुआ था। तो तकरीबन 5 साल हो गए आपको? हाँ, 5 साल क्रॉस कर गया सर। तो ये इन 5 सालों में
आपने अभी तक क्या क्या बदलाव महसूस किया है? आपने जो कुछ भी किया इस स्कूल के लिए, उसके बाद क्या क्या बदलाव आपने देखा है? एक्चुअली जब मैं विद्यालय में मेरा पदस्थापन हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी मजबूत था, लेकिन आकर्षक नहीं था। तो मुझे लगा कि इसे आकर्षक बनाना है, लोगों का सहयोग भी मिला और सबसे बड़ी बात है कि समाज का सहयोग मिला। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा विद्यालय जिस क्षेत्र में अवस्थित है, आज तक विद्यालय को बाहरी लोगों से किसी प्रकार का क्षति नहीं उठाना पड़ा। और सबसे खास बात तो यह है कि हमारे अगल बगल रहने वाले जो भी ग्रामीण हैं, उनसे किसी भी प्रकार का अगर मैंने विद्यालय के संदर्भ में मदद मांगा है तो उन्होंने मदद किया है। और उन सबों के सामूहिक प्रयास के बदौलत आज विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा भी। हमारा विद्यालय परिवार अपने विद्यालय का दर्जा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से ऊपर मानता है, क्योंकि वहाँ पे खास लोग जाते हैं, यहाँ सभी लोगों के बच्चे आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे जब भी विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय को स्पर्श कर करके, बड़े श्रद्धा के साथ स्पर्श करके विद्यालय में प्रवेश करते हैं। उस श्रद्धा के साथ विद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करते हैं विद्यालय को स्पर्श करके, तो विद्यालय को सजाने और संवारने का भी काम करते हैं। मैं देखता हूं कि जब दीपावली वगैरह होता है तो हमारी विद्यालय की छात्रा रंगोली बनाने में उतनी ही सक्रिय हो जाती है जैसे हमारे घर में माँ बहनें सक्रिय होती हैं। आपके आने के बाद जो भी बदलाव यहाँ हुआ है, उसके बाद एडमिशन जो होता रहा है बच्चों का, उसमें कुछ परिवर्तन आपको? हाँ, एडमिशन के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आपके माध्यम से अपना उद्गार प्रकट कर रहा हूँ कि जब हम लोग यहाँ पदस्थापित हुए थे तो हमारे यहाँ मोस्टली बहुत गरीब तबके के बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन काफ़ी कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी हमारे विद्यालय की ओर आकर्षित हुए हैं और वो विद्यालय में प्रवेश करा रहे हैं। यहाँ तक कि अब हमारे विद्यालय में बच्चे ऑटो रिजर्व कर करके गार्जियन भेज रहे हैं और बाइक पे बच्चे को गार्जियन पहुंचाने आ रहे हैं और वो बाइक से ही बच्चों को ले जाने आ रहे हैं। ये संभवतः एक सरकारी स्कूल के लिए स्वप्न जैसी लगती थी, लेकिन अब वो साकार होता दिख रहा है और बहुत खुशी होती है। लोग ये मानते हैं कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो रेस के काबिल नहीं होते या जो आगे चल के किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाते हैं। ये एक धारणा बन गई है और जाहिर है लोग जो है कोशिश करते हैं, खासकर जो संपन्न परिवार के जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। तो आपको क्या लगता है कि ये धारणा बदल रही है या बदल सकती है? क्या आपकी क्या विचार है इस पर? मैं पूरे विश्वास के साथ करना चाहता हूँ कि यह धारणा बदल रही है, लेकिन एक जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के प्रति बीच में इतना बड़ा खाई खोदने का कार्य किया जाता है, विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे काबिल शिक्षक और अन्यत्र नहीं हैं। आप बहुत जगह विद्यालय में गए होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी गए होंगे, तो आप देखते होंगे कि उनकी प्रथम प्राथमिकता रहती है कि हम सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लग जाए। किसी कारणवश सरकारी स्कूल में उनका चयन नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सामान्यतः, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्यतः मैं समझता हूँ कि जितनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता हम सरकारी स्कूल के शिक्षकों को है, उतनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को नहीं है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जाने वाले बच्चों के माँ पिताजी उनके पीछे लगे रहते हैं। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद जो बच्चे पढ़ के घर आते हैं तो एज ए पेरेंट आपको उनके पीछे लगना पड़ता है। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चे वहाँ पिछड़ जाएंगे। आपको ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा, आपको जो होमवर्क है वो कंप्लीट कराने में आपको मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन सरकारी स्कूलों में ये सारी जिम्मेदारी टीचर पे ही होती है। एक्चुअली सारी जवाबदेही शिक्षक पे तो निश्चित तौर पे होती है, लेकिन हमारे बच्चे भी काफ़ी कर्मठ होते हैं सर, और काफ़ी मैं क्या कहूँ कि इतना सुसंस्कृत होते हैं हमारे बच्चे और इतने सिविलाइज होते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि इन जैसे बच्चे हमारे घर में क्यों नहीं पैदा होते हैं। कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं
कि उनके दम पे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमारे यहाँ सुविधा बच्चों को उतनी नहीं है जितनी प्राइवेट स्कूल में माँ बाप के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, मुहैया कराया जाता है। लेकिन हमारे बच्चे आज भी अच्छे हैं और मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सर्वे करके देख लीजिए कि बड़े बड़े पदों पे आसीन या बड़े बड़े खोज करने वाले वैज्ञानिक वह सरकारी विद्यालय के उपज है या प्राइवेट विद्यालय के उपज है, स्पष्ट सर पता चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बिहार के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होता है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो बच्चे कहाँ से आते हैं। तो ये एक रिपोर्ट भी है कि ज़्यादातर वो बच्चे सरकारी स्कूलों से, ग्रामीण इलाकों से उठ के आते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों का जो मॉडल होता है, कंपटीशन ओरिएंटेड मॉडल होता है उनका कि बस सफल होना है, अच्छे पैसे कमाने हैं। और उस लिहाज से जो सरकारी स्कूल है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप स्टूडेंट को पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाते, आप उनको एक बेहतर इंसान बनाने पे ज़्यादा जोर होता है। इस पर मैं बोलना चाहूँगा। जी सर। एक्चुअली प्राइवेट स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ रहता है कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है ताकि मैं बहुत बड़ा बंगला में रह सकूँ और बहुत बड़ी गाड़ी पे चल सकूँ। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि तुमको डॉक्टर इसलिए बनना है कि अपने देश के गरीब बच्चों, गरीब लोगों का इलाज करना है। तुम्हें इंजीनियर इसलिए बनना है कि तुमको अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बड़े बड़े पुल बनाना है। तो हमारा जो तरीका है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन बच्चों की प्रतिबद्धता समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति और राज्य के प्रति ज़्यादा होती है। सर, सरकार ने मिड डे मील योजना जो शुरू की थी, जिस विचार के साथ उसको शुरू किया गया था, उसमें कितना सफल हुआ, कितनी सफलता मिली है? मिड डे मील को लेके आपकी क्या विचार है? एक्चुअली मिड डे मील की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, सर हमारा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है और इसमें हमें खास करके अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति है कि अधिकांश बच्चों के माँ पिता बाहर कमाने चले जाते हैं और बच्चे दोपहर में विद्यालय में रहते हैं, तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाना खाने की व्यवस्था उनके पास नहीं रहती है। सरकार ने जैसे ही मिड डे मील की व्यवस्था की तो सरकारी विद्यालयों में अचानक प्रवेश कराने वालों की संख्या बढ़ गई और उन बच्चों के पास भी शिक्षा जाने लगी जिनके घर में अभी तक शिक्षा नहीं गई थी। MDM योजना अभिवंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने का सबसे अच्छा योजना है और मेरा मानना है कि इस योजना को जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर हो सके तो शिक्षकों से इस बोझ को हटा दिया जाए और सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है भी, लेकिन यह योजना जारी रखना चाहिए ताकि बच्चे का पोषण के साथ शिक्षण हो सके। सर, आमतौर पर जो गार्जियंस हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उनका ध्यान जो है वो वक्त गुजारने पर ज़्यादा होता है। तो एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है ये, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? सर एक्चुअली आप मध्य विद्यालय में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बच्चे क्लास 1 से 8 तक रहते हैं। शायद दुनिया इसके बाद कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ बच्चे 8 साल एक जगह रहें। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक गुणवत्ता की प्रश्न है तो 8 साल तक हम शिक्षक बच्चों को एक इंस्टीट्यूशन में बांध करके रख लेते हैं। आप समझ सकते हैं सर कि हमारे प्रति वो आकर्षित हैं या नहीं है। दूसरी बात, आज सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आप देखें सर, सरकारी स्कूल का रिजल्ट चाहे तो मैट्रिक का हो या इंटर का हो, बच्चा तो हमारे यहाँ से ही ना 10th में या 11th में जाता है, तो रिजल्ट देख लीजिए और रिजल्ट से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हमारे बच्चे काफ़ी उद्यमी भी हैं, हमारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और आगे जीवन में भी बहुत कुछ करेंगे, देश के लिए और राज्य के लिए ज़्यादा समर्पित हैं। कोविड महामारी के समय में प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे थे वो ऑनलाइन पढ़ाई उनकी जारी थी, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इस मामले में वो पिछड़ गए, यहाँ तक कि कई बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। आप क्या देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं ये जो कोविड की महामारी थी उसमें सरकारी स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा है? एक्चुअली सर सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिला ये कहना मेरे समझ से जस्टिफाइड नहीं है।
आप सर बैठे हुए हैं मेरे विद्यालय में, आप सामने देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उधर स्टैंड में कैमरा रखा हुआ है, हम तो दिखाने के लिए नहीं रखे हुए हैं। यहाँ से लगातार बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। यही नहीं, बहुत सारे शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पे चाहे तो व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या कुछ ऐप के द्वारा बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। और हमारे बच्चे आज भी जब वो बीच में 1-2 साल वो डिस्टर्ब रहे, उसके बाद विद्यालय में गए, तो मैं हालांकि डर जरूर रहा था एक प्रधानाध्यापक के नाते कि मेरे बच्चों का लेवल काफ़ी कम हो गया होगा, लेकिन सर लेवल बहुत कम नहीं हुआ था और बच्चे आज भी उसी तरह से उत्तरोत्तर अपना ये रहे रिजल्ट अपना कायम रख रहे हैं और पढ़ाई भी उनकी लगातार जारी रही है। सर बतौर प्रधानाध्यापक ये जो आप स्कूल चला रहे हैं उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट लगता है आपको, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है या फिर क्या क्या चुनौतियां हैं आपके लिए, उस पर ज़रा सा एक प्रकाश डालें। एक्चुअली बहुत अच्छी बातें आपने कही सर कि चुनौतियां क्या है, बड़ा सकारात्मक पहलू है ये चुनौती। जिसके सामने चुनौती न हो वो आदमी कमज़ोर होता है, और हम लोगों के सामने चुनौती थोड़ा कठिन है तो हम लोग ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ सामान्यतः बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट जनरेशन ही शिक्षा ले रहा है, यानी उनके माँ पिताजी भी पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। तो वो सरकारी लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके वजह से विद्यालय की तरफ आकर्षित होते हैं। और जब वह विद्यालय की तरफ हमारे विद्यालय में आ जाते हैं तो फिर हम शिक्षकों के व्यवहार से वो बच्चे मेरे विद्यालय के होकर के रह जाते हैं। चुनौती है कि हमारे पास ज़्यादातर वैसे बच्चे हैं जिनके माँ पिताजी शिक्षा नहीं लिए हैं या मात्र शिक्षित हैं। बावजूद ये चुनौती है और वो चुनौती से हम मजबूत बन के बने। सर आपको यकीन दिलाते हैं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में आप देखेंगे तो हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने जिन आयामों को और मंजिलों को तय किया है, शायद हम नहीं समझते हैं कि यह कोई साधारण सी बात है। चाहे तो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, MDM संचालित करना हो, कल्याणकारी योजनाओं का अमली जामा पहनाना हो, इन सब कार्यों में हमारे शिक्षकों ने बड़ी दृढ़ता के साथ, पूरी दक्षता के साथ कार्य को किया है। और मैं अपने उन शिक्षक भाइयों को सैल्यूट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। सर आपके स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपने अपने मशक्कत से या अपने स्तर पर शुरू किया है और जिसकी वजह से छात्रों में एक उत्साह बना रहता है स्कूल आने के लिए? एक्चुअली भी आपने पहले बोला सर, सबसे पहले तो आपने कहा कि CCTV कैमरा की व्यवस्था, फिर रिवर्स माइक की व्यवस्था, इन्वर्टर की व्यवस्था, पानी पीने के लिए रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था, RO की व्यवस्था, फिर लाइब्रेरी की व्यवस्था, छोटा मोटा लैब की व्यवस्था, और आगे हम लोग कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से भी बच्चे आकर्षित होते हैं कि हमारे विद्यालय में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे बच्चे बागवानी में बहुत रुचि ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है तो हम छत पे बागवानी कर रहे हैं और बच्चों को रूफ गार्डनिंग के बारे में समझा रहे हैं। रूफ गार्डनिंग करने से बच्चों में एक क्रिएटिविटी आ रही है, और अगर हमारा यह मिशन सफल हो जाता है तो हमारे प्रांगण में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं। और अगर अपने जीवन में एक पौधा भी लगा ले तो 1000 पौधा 1 साल में लग जाएगा। तो पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और बच्चों को यही सब सिखाया जाता है कि बागवानी सिर्फ तुम्हें फूल या फल के लिए नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी, और बच्चे बड़ा आकर्षित होते हैं उसमें। सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो आपके हिसाब से राष्ट्र निर्माण में ये जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका क्या योगदान है और कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है? एक्चुअली इसको ऐसे देखा जाए सर कि जैसे जब कभी भी हम गृह का निर्माण करते हैं तो गृह का निर्माण करने के क्रम में हम नींव को काफ़ी मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा भी राष्ट्र निर्माण के लिए नींव का कार्य करती है, और प्रारंभिक शिक्षा जिस देश का भी मजबूत है वह देश मजबूत हो जाता है। हम प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षार्थी आते हैं तो आप देखेंगे कि मानवीय मूल्यों का ह्रास या मानवीय मूल्यों का विकास
यह प्रारंभिक विद्यालय में ही उन्हें मिल पाता है। और बच्चे जो प्रारंभिक विद्यालय में सीख जाते हैं उसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं माध्यमिक विद्यालय में या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में। आप भी याद करेंगे सर, मैं आप ही को इंगित करना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक विद्यालय में जितना कुछ आपने सीखा होगा वह एक चलचित्र के भांति आपके दिमाग में घूम जाता है। थोड़ा माध्यमिक में कम होता है, थोड़ा उच्चतर माध्यमिक में कम होता है, कॉलेज की का या तो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों पे बहुत बड़ा दायित्व ये है कि हम अपने शिक्षकों, अपने छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे प्रेरित करें और उन्हें एक अच्छा सिटीजन कैसे बनाएं। तो प्रारंभिक विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है सर राष्ट्र निर्माण में। मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा योगदान है। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं और कई सारी चुनौतियां भी, लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ विद्यालय और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार शिक्षा की लौ को जागृत किए हुए हैं। हम अपने इस सीरीज में लगातार ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जिनमें उम्मीद है, आशा है और भरोसा भी है। इस सीरीज का नाम है क्यों निराश हुआ जाए। तो आज हमने बात की बालक मध्य विद्यालय पुनईचक के प्रधानाध्यापक श्री संजीव कुमार सिंह जी से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद। तो होती है मुलाकात अगले एपिसोड में एक और नए स्कूल में। तब तक के लिए देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। धन्यवाद।